नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कानूनी मसले पर बात करेंगे। सोचिए, 1890 से पहले क्या होता था। सरकारी अधिकारी जैसे अकाउंटेंट जनरल अपने पद के आधार पर ही किसी धर्मार्थ संपत्ति के ट्रस्टी नहीं बन पाते थे। जी, ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति थी। जब तक उनका ऑफिस, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट, ना माना जाए, वो संपत्ति होल्ड नहीं कर सकते थे। इससे जाहिर है दान के प्रबंधन में काफी दिक्कतें आती थीं। बिल्कुल। और इसी पेंच को सुलझाने के लिए आया धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम 1890। हाँ, चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1890। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास जो ब्रीफिंग नोट्स हैं और दूसरी जानकारी है, उसके आधार पर। सही। कोशिश रहेगी कि इस फाउंडेशनल कानून के जो सबसे जरूरी पहलू हैं उन्हें समझें। कैसे इसने भारत में धर्मार्थ संपत्ति के प्रबंधन का तरीका बदला। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि इस कानून ने वो पुरानी दिक्कत हल कैसे की। क्या था इसका मुख्य उपाय? इसका जो सबसे बड़ा, कह सकते हैं, समाधान था, वो था धर्मार्थ अक्षय निधि का कोषाध्यक्ष का पद बनाना। ट्रेजरर ऑफ चैरिटेबल एंडाउमेंट्स। अच्छा, कोषाध्यक्ष। जी, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए और राज्य सरकारें अपने राज्यों के लिए ऐसे कोषाध्यक्ष नियुक्त कर सकती थीं। और खास बात यह कि नियुक्ति किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि पद के नाम से होती थी। मतलब पोस्ट की एक तरह से कानूनी इकाई बन गई। ये तो काफी अनोखा तरीका था। हाँ, इसी से जुड़ा है वो एकल निगम या कॉर्पोरेशन सोल का सिद्धांत। अच्छा, हाँ, ये मैंने पढ़ा था। थोड़ा समझाएंगे इसे? बिल्कुल। देखिए, एकल निगम का मतलब है कि पद को ही कानूनी पहचान मिल जाती है। वो पद खुद ही एक कानूनी व्यक्ति बन जाता है। जैसे कोई कंपनी? हाँ, कुछ वैसा ही, पर ये एक व्यक्ति का निगम होता है पद के रूप में। तो अब अगर उस पद पर बैठा अधिकारी बदल भी जाए, संपत्ति कानूनी तौर पर उसी पद के पास रहती है। ट्रांसफर का झंझट खत्म। समझ गया। इसने तो 1890 वाली समस्या की जड़ पर ही चोट दी। जी हाँ, अधिकारी बदलने पर संपत्ति के हस्तांतरण की जो दिक्कत थी वो खत्म हो गई, निरंतरता बनी रही। इसमें एक और अहम सिद्धांत सुनने में आता है, केवल न्यासधारिता, बेयर ट्रस्टीशिप। इसका क्या मतलब है? ये कि कोषाध्यक्ष संपत्ति रखेगा पर चलाएगा नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही है केवल न्यासधारिता। कोषाध्यक्ष का काम है संपत्ति को, मतलब जो मूल दान है, उसे सुरक्षित रखना, जैसे कोई सेफ डिपॉजिट वॉल्ट हो। लेकिन वो ट्रस्ट के रोजमर्रा के काम में, उसके प्रबंधन में कोई दखल नहीं देगा। अधिनियम की धारा 8 तो साफ साफ रोकती है कोषाध्यक्ष को प्रशासन करने से। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब जो रख रहा है वो चलाए क्यों नहीं? इसके पीछे शायद सोच ये थी कि संपत्ति की सुरक्षा और उसका कुशल प्रबंधन, ये दो अलग अलग काम हैं। इनको अलग रखने से शायद जवाबदेही बेहतर होती है और विशेषज्ञता भी। एक संभालने में माहिर, दूसरा चलाने में। अच्छा, तो ये सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज ऐसा कुछ है। तो फिर संपत्ति निहित होने का क्या मतलब है? वेस्टिंग जैसे कहते हैं। हाँ, वेस्टिंग का मतलब है कि कानूनी तौर पर संपत्ति कोषाध्यक्ष के नाम हो जाती है, पर सिर्फ सीमित उद्देश्य के लिए। सीमित उद्देश्य? हाँ, मतलब सिर्फ उसे सुरक्षित रखने और कानूनी निरंतरता बनाए रखने के लिए। जैसा 1958 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कहा था। इससे जो मूल ट्रस्टी या सोसाइटी है, उसका मालिकाना हक खत्म नहीं होता, वो असल मालिक बने रहते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। तो अगर कोषाध्यक्ष प्रबंधन नहीं करता तो असल में कौन करता है? ये प्रक्रिया चलती कैसे है? यहाँ पर आती है समुचित सरकार की भूमिका। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब केंद्र या राज्य सरकार, ये इस पर निर्भर करता है कि दान का उद्देश्य कितना व्यापक है, किस क्षेत्र से जुड़ा है। अच्छा, यही सरकार आदेश जारी करती है कि कौन सी संपत्ति कोषाध्यक्ष में निहित होगी, और सबसे जरूरी, यही सरकार प्रशासन योजनाओं को मंजूरी देती है। प्रशासन योजनाएं, एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम्स, ये क्या होती है? असल प्रबंधन इन्हीं योजनाओं के तहत होता है। जब कोई आवेदन करता है तो सरकार ये योजनाएं तय करती है। इन योजनाओं में कोषाध्यक्ष के अलावा दूसरे लोगों को या पदों को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। ओह, तो असली मैनेजर ये प्रशासक होते हैं? जी हाँ, यही लोग दान का प्रबंधन करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं जैसा भी योजना में लिखा हो। और ये योजनाएं अगर कोई विरोधाभासी कोर्ट का आदेश हो तो उससे ऊपर मानी जाती हैं। अच्छा, कोर्ट के आदेश से भी ऊपर? हाँ, कुछ हद तक, ताकि दान देने वाले की जो मूल मंशा थी उसका ज्यादा से ज्यादा सम्मान हो सके। जैसे आपने केरल का उदाहरण दिया, वहां राज्य लेखा परीक्षा निदेशक कोषाध्यक्ष है, पर प्रबंधन अलग योजनाओं से होता है। समझ गया।
तो सरकार का काफी नियंत्रण है इस पूरी प्रक्रिया पर। अच्छा, अब ये बताएं कि ये कानून किस तरह के दान पर लागू होता है? मतलब धर्मार्थ प्रयोजन में क्या क्या आता है? धर्मार्थ प्रयोजन की परिभाषा में गरीबों की मदद है, शिक्षा है, चिकित्सा सहायता है और आम जनता के लिए उपयोगी कोई भी काम, पब्लिक यूटिलिटी जिसे कहते हैं। और क्या शामिल नहीं है? हाँ, ये जानना जरूरी है। इसमें खास तौर पर धार्मिक शिक्षा या पूजा पाठ से जुड़े उद्देश्य शामिल नहीं किए गए हैं। उनके लिए शायद अलग कानून या व्यवस्थाएं होंगी। ठीक है। और खुद कोषाध्यक्ष की क्या सीमाएं हैं? क्या वो कुछ भी कर सकता है संपत्ति के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात, कोषाध्यक्ष हमेशा अकेला ट्रस्टी होता है, कोई सर ट्रस्टी नहीं। दूसरी, वो सिर्फ इसी कानून के तहत मिली संपत्ति ही रख सकता है। और संपत्ति बेचने या ट्रांसफर करने का क्या? वो कोषाध्यक्ष खुद से नहीं कर सकता। संपत्ति किसी और को तभी दी जा सकती है जब या तो कोर्ट का आदेश हो या फिर जिस सरकार ने संपत्ति निहित की थी वही निर्देश दे। यानी काफी नियंत्रण है। सुरक्षा का भी शायद कुछ प्रावधान है? जी, धारा 14 है। ये सरकार और कोषाध्यक्ष को एक तरह की कानूनी सुरक्षा देती है, इंडेमनिटी। मतलब अगर उन्होंने इस कानून के तहत नेक नियति से कोई काम किया है तो उन पर आसानी से मुकदमा नहीं हो सकता, सिवाय शायद किसी बड़ी गलती के। हाँ, अगर कोषाध्यक्ष ने जानबूझकर कोई लापरवाही की है या गलती की है तब उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन सामान्य कामों के लिए सुरक्षा है। तो अगर हम सार निकालें तो ये अधिनियम एक तरह से दो हिस्से करता है। संपत्ति की सुरक्षित कस्टडी कोषाध्यक्ष के पास, बिल्कुल, वो हो गया सुरक्षित रखने वाला, और उसका वास्तविक प्रबंधन प्रशासकों के पास, जो सरकार की बनाई योजनाओं के तहत काम करते हैं। एकदम सही। और ये ध्यान रखना है कि ये मुख्य रूप से सार्वजनिक ट्रस्ट पर लागू होता है। कुछ खास संस्थान जैसे जो किसी विशेष राज्य कानून या वक्फ एक्ट 1954 के तहत आते हैं, उन पर ये लागू नहीं होता। बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। तो चलिए इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जी, ये जो बंटवारा है, संपत्ति रखने वाला कोषाध्यक्ष और दान का प्रबंधन करने वाला प्रशासक अलग, ये आज के समय में धर्मार्थ कार्यों की प्रभावशीलता और जवाबदेही को कैसे प्रभावित करता होगा? हाँ, सोचने वाली बात है। खासकर उन ट्रस्टों से तुलना करें जहाँ ट्रस्टी ही दोनों काम करते हैं। क्या इस संरचना से पारदर्शिता बढ़ती है या फिर ये प्रक्रिया को मतलब और जटिल बना देती है? इस पर विचार किया जा सकता है। जरूर। सत श्री अकाल। आज ਆਪਾਂ एक अजिहे कानून बारे गल करन जा रहे हैं जो भावें पुराना है पर है बहुत अहम। 1890 ਦਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇੰਡੋਮੈਂਟਸ ਐਕਟ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ 1890 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਓ, ਸਮਝ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ, ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਅਰ ਟਰਸਟੀ ਹੈ,
ਬੇਅਰ ਟਰਸਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਟਰਸਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਓਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੂਲ ਇੱਛਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕੌਣ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਟਰਸਟੀ, ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਵਾਂ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਰਸਟ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਸਟੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕੀ ਇਹ ਐਕਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਟਰਸਟਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਸਿਰਫ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਟਰਸਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਟਰਸਟ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵਕਫ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਵਕਫ ਐਕਟ 1954। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗਲਤੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਵਿਲਫੁਲ ਨੈਗਲੈਕਟ ਔਰ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ, 1890 ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਸ ਵੱਖਰੇਪਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਿੱਥੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹमेशा एक चुनौती रहता है। आज हम एक काफी पुराने लेकिन अहम कानून 1890 के चैरिटेबल इंडोमेंट्स एक्ट का गहराई से जायजा ले रहे हैं। हमारे पास कुछ कानूनी मतन हैं, नोट्स भी हैं और गाइड्स भी। जी। मकसद सिर्फ ये नहीं कि एक्ट में क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। खास तौर पर वो पुराने मसाइल जो खैराती जायदादों को संभालने में थे, ये एक्ट उन्हें कैसे हल करता है। बिल्कुल। और हम वो खास तौर पर खजांची की किरदार और उन इंतजामी स्कीमों पर ज्यादा तवज्जो देंगे। जी हाँ। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये एक्ट खैराती मकसद यानी चैरिटेबल पर्पस कहता किसको है। देखें, इसमें काफी चीजें शामिल हैं, जैसे गरीबों की मदद करना, तालीम को फरोग देना, तिब्बी इमदाद फराहम करना और दूसरे ऐसे काम जो अवाम के लिए मुफीद हों। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, वो मकासद जो सिर्फ और सिर्फ मजहबी तालीम या इबादत से मुतालिक हों, वो इस एक्ट के दायरे में नहीं आते। अच्छा, ये तो बड़ी वाज़ेह तफरीक है, यानी खालिस्तन मजहबी इदारे इससे बाहर हैं। जी बिल्कुल, एक्ट ये शुरू में ही वाज़ेह कर देता है। ठीक है, तो ये तारीफ तो हो गई। अब इस एक्ट में मरकजी किरदार, मतलब वो की फिगर कौन है। वो है खैराती एंडाउमेंट्स का खजानची, ट्रेजरर ऑफ चैरिटेबल एंडाउमेंट्स। अच्छा। मरकजी हुकूमत पूरे भारत के लिए मुकर्रर कर सकती है और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपनी अपनी रियासतों के लिए। ये एक सरकारी ओहदा है। और मैंने सुना है कि इस खजानची की जो कानूनी हैसियत है वो कुछ खास है। ये कॉर्पोरेशन सिविल वाली बात क्या आप थोड़ा समझा सकती हैं, ये इतना अहम क्यों था। हाँ जरूर। देखें, कॉर्पोरेशन सिविल का मतलब है कि ये जो ओहदा है ना खजानची का, ये खुद में एक कानूनी शख्सियत है। कानूनी शख्सियत मतलब ये कि ये ओहदा हमेशा कायम रहता है। परपेचुअल सक्सेशन जिसे कहते हैं, चाहे इस पर बैठा हुआ इंसान बदल जाए, ये ओहदा अपने नाम पर जायदाद रख सकता है, उसे बेच सकता है, खरीद सकता है, मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा हो सकता है। ओह, ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। पहले क्या होता था, जैसे आप मिसाल ले लें कलकत्ता के लॉर्ड बिशप की, वो ट्रस्टी तो बन गए, लेकिन जब वो ओहदे पर ना रहे या उनका इंतकाल हो गया तो वो जायदाद किसकी? अक्सर वो उनके जाती वारसों को चले जाती थी, जो जाहिर है खैराती मकसद के खिलाफ था। अच्छा, हाँ, ये तो मसला था। तो इस कॉर्पोरेशन सोल ने इस मसले को हल कर दिया। ओहदा दायमी है तो जायदाद भी महफूज है। ये तो वाकई एक बड़ा जबरदस्त कानूनी हल था तसलसल के लिए। लेकिन क्या ये खजांची फिर जायदाद का सारा इंतजाम भी खुद ही करता है। नहीं, और ये एक और बहुत अहम नुक्ता है। एक्ट का सेक्शन 8 है, वो साफ कहता है कि खजांची सिर्फ एक बेयर ट्रस्टी है। बेयर ट्रस्टी। बेयर ट्रस्टी? जी, यानी इसका काम बुनियादी तौर पर जायदाद को अपनी तहवील में रखना है, बस इसका इंतजाम करना नहीं। इंतजामिया का काम अलग है। अच्छा, यानी मिल्कियत एक के पास, इंतजाम दूसरे के पास। बिल्कुल, ये जानबूझकर किया गया था ताकि इख्तियारात तकसीम रहें। तो फिर अगर खजांची सिर्फ जायदाद संभालता है तो रोजमर्रा का इंतजाम वो कौन करता है। ये जिम्मेदारी आती है मुनासिब हुकूमत यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पर। मुनासिब हुकूमत, ये कौन सी हुकूमत हुई। देखें, अगर किसी खैराती इदारे के मकासद सिर्फ एक सूबे तक ही महदूद हैं और वो मरकजी हुकूमत के दायरे में नहीं आते, तो फिर उस सूबे की हुकूमत ही मुनासिब हुकूमत है।
अच्छा, वरना बाकी तमाम सूरतों में मरकजी हुकूमत एक किरदार अदा करती है। ठीक है। तो ये मुनासिब हुकूमत क्या खुद चलाती है इन इदारों को? नहीं, बराह रास्त नहीं। वो क्या करती है कि जो लोग दरखास्त देते हैं उनकी दरखास्त और रजामंदी पर बाकायदा इंतजामी स्कीमें बनाती है, स्कीम्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, स्कीम्स। जी, उन स्कीमों में फिर वो खजांची के अलावा दूसरे लोगों को या अहदेदारों को मुंतजिम यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर कर सकती हैं। ये मुंतजमीन असल में जायदाद का और उसकी आमदनी का इंतजाम संभालते हैं। और इन स्कीम्स में क्या बानी की ख्वाहिशात का भी ख्याल रखा जाता है? हाँ, ये बहुत अहम है। एक्ट कहता है कि स्कीम बनाते वक्त जहाँ तक हो सके जो ट्रस्ट का बानी है, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, उसकी नियत और ख्वाहिशात का एहतराम किया जाना चाहिए। ठीक है। और ये जो स्कीमें बन जाती हैं, इनकी कानूनी हैसियत कितनी पक्की होती है? क्या कोई इन्हें अदालत में चैलेंज कर सकता है? हमारे जराए तो यही बताते हैं कि इन्हें बहुत मजबूत कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। एक बार स्कीम लागू हो गई तो अगर कोई पुराना अदालती फैसला या कोई हिदायत इसके खिलाफ है तो वो कौलअदम हो जाएगी। और आमतौर पर आप स्कीम की कानूनी हैसियत पर अदालत में सवाल नहीं उठा सकते। बस एक तकनीकी बात पर सवाल हो सकता है कि क्या जिस हुकूमत ने स्कीम बनाई वो वाकई मुनासिब हुकूमत थी भी या नहीं। जी, यानी ये स्कीमें काफी मुस्तहकम होती हैं। जी बिल्कुल, इससे इंतजामिया में इस्तेहकाम आता है। तो खुलासा करें तो इस पूरे सिस्टम में कई लोग शामिल हैं। एक तो खजांची हो गया, मरकजी या सूबाई जो जायदाद रखता है। जी। फिर मुनासिब हुकूमत है जो स्कीम बनाती है। बिल्कुल। फिर अतिया देने वाले डोनर्स हैं, मुंतजिमीन हैं जो स्कीम के तहत काम करते हैं, और ट्रस्ट का बानी भी। जी हाँ। और हमें ये भी पता चला कि जैसे केरला में वहाँ का जो स्टेट ऑडिट का डायरेक्टर है वही खजांची का काम करता है। जी, ये अमली मिसाल है। आखिर में जरा जिम्मेदारी यानी लायबिलिटी की बात भी कर लें। हाँ, ये अहम है। एक्ट जो है वो हुकूमत को आम तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देता है कि अगर हुकूमत ने नेक नियति से कोई कदम उठाया है या कोई गलती हो गई है तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा। और यही तहफ़्फ़ुज़ खजांची को भी हासिल है, लेकिन दो सूरतों में नहीं। एक तो ये कि अगर बाद में पता चले कि जायदाद असल में खैराती थी ही नहीं, और दूसरा ये कि अगर खजांची की अपनी जानबूझकर की गई गफलत मतलब विलफुल डिफॉल्ट से कोई नुकसान हो जाए। ठीक है, समझ गया। तो चलें इस सारी बातचीत का खुलासा करते हैं। ये 1890 का एक्ट जो था ये एक बड़ा अहम कदम था। यकीनन। इसने खैराती इदारों के लिए एक मुनज़्ज़म ढांचा दिया, एक सरकारी ट्रस्टी यानी खजांची बनाया जिसे कॉरपोरेशन सोल का दर्जा दिया ताकि जायदाद की मिल्कियत मुस्तकिल रहे। जी। फिर इसने जायदाद रखने को जो खजांची का काम था और इसके इंतजाम को जो मुंतजिमीन करते थे स्कीम के तहत बिल्कुल अलग कर दिया। ये अलहदगी बहुत अहम थी। और इसने खैराती मकसद की वजाहत की जिसमें से खालिस मजहबी मकासद को निकाल दिया और इंतजामी स्कीमों को बहुत मजबूत कानूनी बुनियाद दी। बिल्कुल दुरुस्त खुलासा है। और यहाँ एक आखिरी बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। जी। देखें, ये एक एक्ट कानूनी मिल्कियत को अमली इंतजाम से अलग करता है। अब सवाल ये है कि तवील मुद्दत में ये जो अलायदगी है ये खैराती इदारों की लचक यानी उनकी सलाहियत के वो बदलती हुई माशरती ज़रूरियात के मुताबिक खुद को ढाल सकें उस पर कैसे असरअंदाज होती है। क्या ये इस्तेहकाम तो देती है लेकिन कहीं वक्त के साथ ज़रूरी तब्दीलियों में रुकावट तो नहीं बन जाती? ये एक दिलचस्प सवाल है ना? The Charitable Endowments Act of 1890 in India managed public charities. It appointed a treasurer, a legal entity called a corporation sole, to hold and transfer charity property. This addressed earlier issues where individuals held property solely due to their job. In Kerala, the Director of State Audit serves as the treasurer. The treasurer is a bare trustee, holding the main property, but not managing daily operations. Separate administrators handle these tasks. The treasurer holds property solely under the Act and can transfer it only with court orders or government permission. The appropriate government, central or state, decides the Act's authority. If a charity operates solely in one state and isn't under central control, the state government is in charge. In other cases, the central government is responsible. This government issues orders to vest property with the treasurer, sets up management plans, and creates rules. These orders follow an application and agreement on the properties or income's use.
Once vested, the treasurer receives related documents, but doesn't manage the property. The government then creates a management plan, naming other people as administrators. These plans can be changed and override court orders unless made by the wrong government. Plans should follow the charity founder's wishes if possible. Applications for vesting and management plans can be made by current administrators, many trustees, or individuals planning a future charity. The charitable purpose includes helping the poor, education, medical aid, and public good, but not religious teaching or worship. The act protects the government and treasurer from lawsuits unless the treasurer was clearly wrong or careless. It doesn't affect the powers of the Advocate General or the Official Trustee Act of 1913.